so let's start our second part of chapter Conservation of Plants and Animals from Cordova book. So guys, if you are new on my channel, kindly like, share and subscribe. So conserving biodiversity, conserving मतलब हमें संभाल के रखना है बायोडाइवर्सिटी को. Conservation of biodiversity means the prevention and the protection of plants and animal species from getting extinct, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको हम बचा के रखें ताकि वो क्या ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, मतलब गायब ही ना हो जाए, ख़त्म ही ना हो जाए. Government and non-government bodies at international, national and the local levels are constantly involved in the biodiversity conservation programs, framing laws to protect the extincting forest and wildlife and popularizing awareness program for the conservation of biodiversity. तो इन सब के लिए गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, लोकल लेवल पे भी इन सब पे काम हो रहा है कि कैसे हम इनको प्रोटेक्ट करके रख पाएँ. तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं. ठीक है. द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ द IUCN. क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर नाउ नोन एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCO बोलते हैं अब उसको, इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी टू स्टडी एंड असेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़. तो ये क्या है? यूनियन जो है IUCN, ये स्टडी करती है प्लांट्स और एनिमल्स के ग्लोबली, मतलब पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे हमारे जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी कंजर्वेशन करती है, स्टेटस को देखती रहती है, मॉनिटर करती है. IUCN मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नॉन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़. तो ये क्या मेंटेन करती है? एक रेड लिस्ट मेंटेन करती है जिसमें आता है कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, वो वाली स्पीसीज़ जो ख़त्म होने वाली हैं, जिनके नंबर बहुत कम रह गए हैं, उनको नोट डाउन करती है. The main aim of the IUCN Red List is to focus the attention of conservations toward the species that are under threat, ताकि उस लिस्ट से पता चल पाए कि कौन सी स्पीसीज़ जो हैं अंडर थ्रेट है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्टेबल, मतलब वो ख़त्म होने वाली हैं, एंड देयरफॉर प्रमोट देयर कंजर्वेशन प्रोसेस, ताकि उनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सके. रेड डाटा बुक इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड बाय IUCN. तो रेड डाटा बुक है जो IUCN ने पब्लिश करी हुई है, विच हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रेयर एंड द एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसमें पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें बहुत कम रह गए हैं रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जो भी मतलब खतरे में हैं, वो वाली प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ लिखी गई हैं उस बुक में. IUCN हैज़ क्लासिफाइड ऑल स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू 9 सेपरेट कैटेगरीज. अब IUCN को ये क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? हो सकता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन उनके नंबर इतने भी कम नहीं हुए हैं कि वो कमिंग 1 to 2 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे, तो उनके लिए अलग ग्रुप बनाया है. ऐसे जो बहुत कम रह गए हैं, काउंटिंग के रह गए हैं, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया है. वो ग्रुप जो कि बहुत सारे हैं, जिनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग ग्रुप बनाया है. तो इस तरीके से उन्होंने सारी स्पीसीज़ को 9 सेपरेट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्टर्स सच एज प्रेजेंट एंड द पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़ इन अ गिवन एरिया. कि गिवन एरिया में, किसी एरिया की बात करते हैं तो पहले कितने उसके पॉपुलेशन थी और अब कितनी पॉपुलेशन है, कंपेयर करके पता चल जाएगा. द डिक्लाइन इन देयर नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इतने टाइम पे कितने कम हो गए. एंड द एरिया ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने कितना एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, उस पर उन्होंने डिपेंड करके कुछ 9 क्लासिफिकेशन करे हैं. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concern, data deficient, not evaluated. Okay, so one by one इनको study करेंगे. Let us study about some of these. Number 1 is extinct species. Extinct होती है जो ख़त्म हो गए, अब मिलते ही नहीं है. The species of the plants and animals that are not found now but once lived on the earth, अर्थ पे थे लेकिन अब कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, आर कॉल्ड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. द डोडो बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू इट्स हंटिंग फॉर फूड. ये एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि इसको फूड हंटिंग के लिए दिक्कत हो रही थी. ठीक है. सेकेंड इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो सिर्फ वाइल्ड एरिया में एक्सटिंक्ट हुए हैं. व्हेन अ स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब वो वाली प्लांट एनिमल्स जो कि नेचुरल हैबिटेट था वो उनका फॉरेस्ट था,
ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो है नहीं, बट इज़ नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, लेकिन हमने उनको बचा के जू में रखा हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ में नहीं है वो, लेकिन जू में है, तो वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो गए। इट इज़ said to be extinct in the wild. For example, the pink-headed duck and the cheetah have become extinct in the wild in our country. तो ये दोनों क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। थर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है। स्पीसीज दैट आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर लिस्टेड इन एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, Balearic, shearwater duck, Bengal florican and the great Indian bustard are critically endangered species. तो ये सारी की सारी critically endangered है जो ख़त्म होने वाली है। Endangered species क्या होती है? The species that are at a high risk में तो है of getting extinct in near future में maybe they get extinct due to the decline in their number, क्योंकि उनके नंबर कम हो रहे हैं, and the drastic change in their habitat, और उनके हैबिटेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एशियन एलिफेंट, गोल्डन लैंगोर, पिंक पिजन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, पोलर बियर एंड द एशियन लायन आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। सम ऑर्किड्स आर एंडेंजर्ड प्लांट्स। कुछ ऑर्किड्स की वेराइटीज़ है जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज में आती हैं। नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज। ये कौन सी स्पीसीज होती है? द स्पीसीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लो नंबर, पहले ही वो कम है, एंड मे बिकम एंडेंजर्ड इफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और अगर हम उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसी को ही ख़त्म कर देंगे तो वो तो बिल्कुल ही एंडेंजर हो जाएंगी। एनवायरमेंटल डिस्टर्ब कर दें और द इलीगल हंटिंग कंटिन्यू, तो वो क्या हो जाएंगे? वल्नरेबल स्पीसीज में रखते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, हिपोपोटामस एंड द इंडियन राइनोसेरस आर वल्नरेबल स्पीसीज, ऑलरेडी ही कम थे। ठीक है, चलो अब आती है लीस्ट कंसर्न की। ड्रोसेरा इंडिका, ब्लड फीजेंट, डाटा डेफिशिएंट, एकोबीज और द एरेपाइमा, नॉट इवेलुएटेड, बाइसियन, इकितार, शेफर्ड। तो ये क्या है? लीस्ट कंसर्न मतलब इनको ज़्यादा मतलब कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो डाटा डेफिशिएंट है मतलब इनके बारे में उनको पता ही नहीं चला है कि क्या हो रहा है, उनके लिए डाटा ही इनसफिशिएंट है ना। और नॉट इवेलुएटेड मतलब वो इवेलुएट ही नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है इनके साथ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। कोई एरिया है पर्टिकुलरली, वो सब जगह ग्लोबल में पूरे ग्लोब पे नहीं है, ऐसा नहीं कि हर जगह वो अवेलेबल हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही वो स्पीसीज मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नेचुरली नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं और नहीं मिलेंगे। अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। कितना इंटरेस्टिंग है। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो वहीं मिलते हैं, वहीं पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ से एक्सटिंक्ट हुए तो सब जगह से चले जाएंगे। दे आर वेरी वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंसेज इन देयर लोकल हैबिटेट, तो अगर उनके लोकल हैबिटेट में प्रॉब्लम हुई तो उनको प्रॉब्लम होगा। गंगा रिवर डॉल्फिन, एशियाटिक लायन, लायन टेल मकाओ एंड द नीलगिरी टाहर। ठीक है, अब बात करते हैं माइग्रेटिंग स्पीसीज़ की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माइग्रेटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो स्पीसीज़ जो माइग्रेट करती हैं। द स्पीसीज़ दैट माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव हैबिटेट, जहाँ पे वो ऑलरेडी मतलब उनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है वहाँ से वो माइग्रेट होकर न्यू हैबिटेट में जाती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे ठंड आ रही है, जिसके उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो माइग्रेट करके थोड़ी वार्मर प्लेस पे चली जाती हैं, तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज बोलते हैं। ऑलराइट, सो माइग्रेशन क्या है? द सीजनल मूवमेंट, सीजन के अकॉर्डिंग होता है मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इन द लार्ज नंबर फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर टू ओवरकम unfavorable conditions and returning back to the original habitat when the conditions becomes favorable are called migration। तो migration क्या होता है? सीजनल मूवमेंट बर्ड्स का और बर्ड्स का या एनिमल्स का एक जगह से दूसरे जगह तक। और ऐसा नहीं है कि 10-20, बहुत ही लैक्स में, मिलियंस में जाते हैं।
ये सारे माइग्रेट होते हैं, ठीक है। पर होते क्यों हैं? जब उनकी कंडीशंस वहाँ पे अनफेवरेबल हो जाती हैं, या तो ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं जब वार्म होता है। और जब उनको पता होता है कि वहाँ पे अब ठंड ख़त्म हो चुकी है, तो वापस से अपनी, जब उनकी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, वापस से माइग्रेट करके वापस आ जाते हैं। तो सीजनल माइग्रेशंस आर नॉन टू अकर इन मैनी स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मरीन मैमल्स एंड द हर्बीवोरस मैमल्स। तो ये सीजनल माइग्रेशन इन सब स्पीसीज में होते हैं। अब रीज़न क्या है? टू एस्केप द हार्श एंड द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जब कोई हार्श और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते तो वो माइग्रेट करते हैं। टू गेट मोर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, फूड और वाटर, या ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ उनके लिए टेम्परेचर जो है थोड़ा सुटेबल है, फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। टू गेट अ सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, उसके लिए उसको प्लेस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल द सैल्मन फिश माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू द फ्रेश वाटर टू ले एग्स। तो देखो, एक तो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो भी अपना ध्यान रख लेते हैं कि वो जो सैल्मन फ़िश है वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में चली जाती है, जिनको एग्स देने होते हैं, एंड कम्स बैक। फ्रेश वाटर ईल्स गो टू द सॉल्ट वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग्स। अब जो ईल है वो तो सॉल्ट वाटर में जाती है, जबकि वो फ्रेश वाटर में रहती है एग्स देने के लिए। तो ये क्या है? उनका हैबिटेट है। माइग्रेटिंग बर्ड्स, आर्कटिक टर्न इज़ अ सी बर्ड। आर्कटिक टर्न क्या है? सी बर्ड है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन। इट फ्लाइज फ्रॉम आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल से चलती है, टू द एंटार्कटिक रीजन, दैट इज़ अ साउथ पोल। पूरा नॉर्थ अर्थ ग्लोब का अपर एंड लोअर पार्ट की बात हो रही है। एंड दिस 19,000 किलोमीटर जर्नी ईच वे, मतलब एक तरफ का, दोनों तरफ का नहीं, वन वे है, 19,000 किलोमीटर, एंश्योर दैट दिस बर्ड सीज 2 समर सीजन पर ईयर। उनको एक साल में 2 समर सीजन मिलते हैं, एंड मोर डे लाइट देन एनी अदर क्रिएचर ऑन द प्लानट, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो गुजरते रहते हैं वहाँ पे समर आती रहती है, तो 2 सीज़न वो समर के देख लेते हैं एक ईयर में, और उनको सबसे ज़्यादा डे लाइट मिलती है एनी अदर क्रिएचर ऑन द प्लानट। इंटरेस्टिंग ना। साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, उनका नॉर्मल हैबिटेट इज़ साइबेरिया, साइबेरिया में रहते हैं। व्हेन विंटर कम्स इन साइबेरिया एंड इट गेट एक्सट्रीमली कोल्ड, द साइबेरियन क्रेन फ्लाई thousands of kilometers and come to warmer place in India such as भरतपुर in राजस्थान। तो साइबेरियन क्रेन कहाँ आते हैं? राजस्थान में। They stay in India for a few months and then fly back to Siberia when the winter ends there and the climate becomes favorable। तो इंडिया राजस्थान में आ जाते हैं जब गर्मी होती है, जब वहाँ पे ठंड चली जाती है तो वापस चले जाते हैं। Ways to conserve फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अब कितनी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हम फॉरेस्ट को बचा के रख सकते हैं और वाइल्ड लाइफ को? वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट को बचा के रखना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए, टू प्रिवेंट द एंडेंजर स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ताकि जो एंडेंजर में है वो भी ना चली जाए, एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, नेचर के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। सम ऑफ द मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ आर गिवन बिलो। कुछ मेजर्स हैं। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। पहले हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट कर देना इज़ अ डिफॉरेस्टेशन। ए फॉरेस्ट मतलब वापस से ट्रीज़ को वहाँ पे उगाना इज़ कॉल्ड अ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज़। प्लांटिंग ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज़ एज वी कट, उतने तो हम उगाएं जितने हम कट कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन हो गया। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, ताकि हम आगे ना लगने दें फॉरेस्ट में, उसको बचाएं। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड बाय वेरियस एडवांस टेक्निक्स लाइक द स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। तो अगर कहीं पे आग लग गई है तो जो एडवांस टेक्निक है, ताकि जो ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ से हम जो स्प्रे करें वाटर का, एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड, क्योंकि एयर मिलेगी तभी आग लगती है, तो डायरेक्शन ही चेंज कर दें बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। ठीक है। और क्या होता है, जब विंड चलती है तो आग ज़्यादा जल्दी से फैलती है ना, एक से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचती है। तो अगर विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, मतलब कैटल्स को वहाँ खाने के लिए ना छोड़ दें। ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट।
ग्रेजिंग एनिमल्स ईट यंग ट्रीज, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो यंग ट्रीज को, जो अभी पूरे मेच्योर नहीं हुए, उनको खाती हैं। डिस्ट्रॉय लीव्स ऑन लोअर ब्रांचेस, और जो छोटे ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड इंजर द रूट्स एंड ट्रंक्स, उनको इंजर कर देते हैं। एटलीस्ट हम फॉरेस्ट वालों को ना खाने दें, ठीक है, कैटल्स को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना या फॉरेस्ट को कंजर्वे करना एक ही बात है, आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। When a forest is destroyed, a large number of the animal become extinct or endangered. जब फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स भी ख़त्म होते हैं, एंडेंजर में आ जाते हैं। सो टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट। तो हमने अगर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। नंबर 1, हंटिंग रेगुलेशन, किसी को भी इलीगल हंटिंग ना करने दें। गवर्नमेंटल लॉज हैव टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट द हंटिंग। तो गवर्नमेंट के ऐसे लॉज हैं भी, और ऐसे गवर्नमेंट लॉज बनाए भी जाएँ, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इनकी हंटिंग ना हो। द हंटिंग ऑफ द एनिमल्स शुड बी बैंड। सेकेंड इज़ हैबिटेट प्रोटेक्शन, जहाँ पे नेचुरली वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन एरियाज, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, सच एज द बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क। तो ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे टाइगर वगैरह है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, वेयर द वाइल्ड एनिमल्स कैन फ्लोरिश इन द नेचुरल सराउंडिंग्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड। नाउ कम टू द असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में एक लाइन दी है, रीज़न में एक रीज़न दिया है, तो आपको ये बताना है कि पहले तो असर्शन और जो रीज़न है वो करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है और फॉल्स है, और ये बताना है कि जो रीज़न है वो असर्शन का रीज़न है या नहीं। तो फर्स्ट है, असर्शन गिवन है एक्जॉटिक स्पीसीज़। एक्जॉटिक क्या होती है, जो बाहर से हमने जो स्पीसीज़ है इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपनी जगह पे। एक्जॉटिक स्पीसीज़ क्या है, वन ऑफ द मैनी कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो यस, एक्जॉटिक स्पीसीज़ खुद तो ग्रो कर लेती हैं और जो वहाँ पे नेटिव स्पीसीज़ होती हैं उनसे उनको ख़त्म कर देती हैं, है ना। तो ये करेक्ट है। रीज़न, एक्जॉटिक स्पीसीज़ कम्पीट विद द नेटिव स्पीसीज़ फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज। यस, जैसे हमने हायासिंथ पढ़ा था, तो पॉन्ड में उसको जाके इंट्रोड्यूस किया तो जो दूसरे थे वो तो ग्रो नहीं कर पाए थे, हायासिंथ जो था वो ग्रो कर लिया था। तो इससे क्या होता है कि वो क्यों ख़त्म हो जाते हैं जो नेटिव स्पीसीज़ होते हैं, क्योंकि फूड और अदर रिसोर्सेज के लिए उनमें कंपटीशन होता है। तो बोथ आर करेक्ट, एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकेंड इज assertion, IUCN publishes रेड डाटा बुक दैट कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज। येस, उसमें यही सब लिखा होता है, कौन से थ्रेटन्ड स्पीसीज। रीज़न इज़ इन ऑर्डर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वन शुड बी अवेयर ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो ऑफकोर्स अगर हमें पता होगा कि कौन सी स्पीसीज़ जो है वो थ्रेटन्ड है, तभी हम उनको प्रिजर्व कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। सो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं कुछ। सो प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर द अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वहाँ वाइल्ड लाइफ को जो है ऐसे एरियाज़ में रखते हैं जैसे उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। फॉर कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एरियाज़ बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर प्रोटेक्टेड थ्रू द लीगल लॉज एंड अदर मीन्स। तो या तो हमने लैंड पे ऐसे जगह ली है या फिर हमने वाटर को प्रोटेक्ट किया है, तो उनके लिए लीगल लॉज बना देते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्रिएटेड बाय आर गवर्नमेंट। तो हमारे गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के लिए क्या बनाया है प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट्सेट्रा। सो नेशनल पार्क क्या होता है, द नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ वेयर अदर एक्टिविटीज़ लाइक द ग्रेजिंग एंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क वो लार्ज एरिया होता है जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है और मेंटेन किया है किसको, वाइल्ड लाइफ को, ताकि जो कैटल्स हैं वो ग्रेजिंग ना कर पाएँ, एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स भी जो है, एग्रीकल्चर जो है वो अलाउड नहीं है। ओनली टूरिज़म इज़ परमिटेड, बाहर से लोग आकर उसको देख सकते हैं।
There are about 102 national parks in India. Some well-known नेशनल पार्क्स इन आर कंट्री आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है. वो है टाइगर्स के लिए. काजीरंगा नेशनल पार्क दैट इज़ इन असम फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस. थर्ड वन इज़ गिर नेशनल पार्क. इट इज़ इन गुजरात फॉर एशियाटिक लायंस. फोर्थ इज़ कान्हा नेशनल पार्क. इट इज़ इन मध्य प्रदेश फॉर टाइगर्स. सरिस्का नेशनल पार्क. इट इज़ इन राजस्थान फॉर टाइगर्स. तो इन सब के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन एंड द सस्टेनेबल लिविंग कंडीशंस टू एनिमल्स इन देयर ऑन नेचुरल हैबिटेट. मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पर ही उनको टेबल जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड कराई जाए. इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स. कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है जो वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्ब करे या उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करे. इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम एक्टिविटीज़ लाइक द हार्वेस्टिंग ऑफ द टिम्बर एंड द कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड. तो थोड़ा सा ही अलाउड है. क्या अलाउड है उसमें? टिम्बर को काट के लेके जा सकते हैं या फिर कुछ माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको ले सकते हैं. हाउएवर दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ द एनिमल्स. और ये क्यों अलाउड है? क्योंकि इससे जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द जू. वाइल्ड लाइफ तो डिफरेंट है ही ऑब्वियसली. जू में तो हम लोग रखते हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ में तो वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. बिकॉज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट वाइल इन अ जू दे केप्ट इन केजेस. सो देज आर मेंटेन एंड मॉनिटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया. देर आर मोर देन 550 वाइल्ड लाइफ. तो कितनी तो नेशनल थे कि 120 है ना. 102 नेशनल पार्क्स थे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 550. सम वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर भरतपुर बर्ड सेंचुरी दैट इज इन राजस्थान. द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द साइबेरियन क्रेन्स आर फाउंड. ये हमने पढ़ा था माइग्रेशन में. चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इट इज़ इन ओडिशा फॉर बर्ड्स. सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी इट इज़ इन हरियाणा फॉर बर्ड्स. बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका फॉर इंडियन एलिफेंट्स. Madumalai Sanctuary, Tamil Nadu for Indian elephant. Now come to the Biosphere Reserve. What is it? A multi-purpose protected area that is developed to conserve biodiversity and also to educate, train and create the awareness about the environmental aspects and the eco-friendly living is called a Biosphere Reserve. तो इसमें क्या आता है? ये मल्टीपर्पज़ है सबसे पहली बात तो. और इसमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट तो करते ही हैं बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेट भी किया जाता है लोगों को, अवेयरनेस भी दी जाती है कि एनवायरनमेंट का क्या एस्पेक्ट है और इको फ्रेंडली जो लिविंग है वो क्यों ज़रूरी है. ठीक है. सो ये सारा मिलके क्या बनता है? बायोस्फीयर रिजर्व. देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. सम वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन आर कंट्री आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. इसके साथ और क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम द बोरी एंड द पचमरही. तो इसमें सिर्फ अब देखो बायोस्फीयर में अब 3 चीज़ें हैं. 2 तो हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 1 हो गया नेशनल पार्क. ठीक है. सो देर आर मैनी रूल्स एंड द रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस दिए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रह पाए. वन सच एक्ट इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. पोचिंग, ताकि फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर पाएँ. अनदर इज पोइचिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब इलीगल जो हंटिंग हो रही है. एंड द कटिंग ऑफ ट्रीज इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज पनिशेबल बाय लॉ. इससे लोगों को पनिश मिलना चाहिए जो ट्रीज को काटते हैं और एनिमल्स को मारते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर इज वन सच मेजर अचीवमेंट बाय आवर नेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो मेजर अचीवमेंट है हमारी नेशन की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में.
इट वॉज लॉन्च इन 1973 बाय द इंडियन गवर्नमेंट. कब ये लॉन्च हुई थी? इन द 1973 टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री. देयर आर मोर देन 3000 टाइगर्स इन इंडिया रोमिंग थ्रू द प्रोटेक्टेड एरियाज. तो 300 टाइगर्स हैं जो कि हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज में रोमिंग करते हैं, ठीक है, घूमते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter, guys. If you like my videos, kindly like, share and subscribe, and if you have any query, DM me. Okay, bye bye, take care.